मॉर्निंग सुप्रभात। आप सभी का पुनः एक बार इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे AIBE एग्ज़ाम के संबंध में कि उसको एक बार में ही कैसे क्रैक किया जाता है। दोस्तों, मैं अपनी कहानी बताऊं तो मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में उनको क्वालिफाई किया था और विदाउट किसी इंस्ट्रक्शन के और किसी तरह का हेल्प हम नहीं लिए थे। पॉजिटिव पॉइंट ये था कि उसे जो है 6 महीना पहले से हम कोर्ट में इनरोल्ड हो चुके थे। तो कोर्ट में इनरोल्ड होने के साथ साथ CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट का जो है थोड़ा नॉलेज हमको डेवलप कर गया था और क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका हम सीख गए थे। इस चीज़ का फ़ायदा आपको भी मिले इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देने वाली है, ये जो एग्ज़ाम है ये ओपन बुक सिस्टम है। ओपन बुक सिस्टम का मतलब है जो भी ऑथर का बुक है, ठीक है, जो पब्लिशर लिस्टेड हैं उनका बुक आप ले जा सकते हैं। उनके बुक को ले जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप संपूर्ण क्वेश्चन को खोज सकते हैं। एग्ज़ाम के दौरान आपके पास टाइम का जो है बहुत ज़्यादा अभाव होता है। आप जानते हैं एक सेकंड का वैल्यू होता है और उतनी मोटी किताब से आप क्वेश्चन को ढूंढ पाएंगे, इसके लिए आपको एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए कि IPC से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया या CRPC से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया या एविडेंस एक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया या मैरिज एक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया। उस स्थिति में आप डायरेक्ट उनके आंसर तक कैसे पहुंच पाते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको इंडेक्स पे पकड़ बनाना पड़ेगा। इंडेक्स का सेंस ये हुआ कि IPC देखें या CRPC देखें या फिर एविडेंस देखें या कोई भी कानून का किताब आप देखें तो उसमें इंडेक्स का बहुत बड़ा वैल्यू है। इंडेक्स को चैप्टर वाइज बांटा गया है। चैप्टर वाइज के अलावा प्रत्येक चैप्टर में कुछ धाराएं दी गई हैं। और जब कभी आप किताब खरीदें तो बाइलिंगुअल खरीदें। बाइलिंगुअल का सेंस ये है कि किताब के एक तरफ इंग्लिश में होगा तो एक तरफ हिंदी में होगा। ठीक है, इस दोनों चीज़ से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि कभी कभी क्वेश्चन के प्रारूप में ऐसा होता है कि आपको अंग्रेज़ी समझ में आती है, हिंदी समझ में नहीं आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हिंदी समझ में नहीं आती है और अंग्रेज़ी समझ में आ जाती है। उसके लिए बाइलिंगुअल होना ज़रूरी है। और जब आप किताब को ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक पेज के ऊपर में उसका सेक्शन लिखा होता है। तो सपोज़ कीजिए ऐसा कहा गया है कि IPC के 467 में कितनी सज़ा का प्रावधान है, तो 467 तक हम अगर डायरेक्ट पहुँचें तो डायरेक्ट पेज से पहुँच सकते हैं, तो खोजना आसान हो जाएगा। दूसरी बात है, अगर कोई आपको लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो वो ऑफेंस किस तरह का है या किस इंटेंशन से वो क्वेश्चन बनाया गया है, उससे आप चैप्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आप चैप्टर फाइंड आउट कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक है सेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस स्थिति के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके इंडेक्स को बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब इंडेक्स को आप बार बार पढ़ लेंगे तो कम से कम आप चैप्टर की जानकारी आपको हो जाएगी। और चैप्टर की जानकारी होने से आपको फ़ायदा ये होगा कि इतना से इतना चैप्टर के बीच में इसकी चर्चा की गई है, इतना से इतना के बीच में इसकी चर्चा की गई है। इस पे अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो निश्चित रूप से लॉ के क्षेत्र में भी, प्रैक्टिस के क्षेत्र में भी या फिर जुडिशरी के क्षेत्र में भी आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ चैप्टर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और चैप्टर को याद करना हमको लगता है कि 2 से 3 घंटे का काम है। एक बुक के लिए मैं अगर बताऊं तो क्योंकि चैप्टर की संख्या सीमित है, सेक्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो सेक्शन पे नहीं जाके सबसे पहले आप चैप्टर पे पकड़ बनाइए और उसके बाद आप ये बनाइए कि एक चैप्टर में इतना से इतना धारा की चर्चा की गई है और इस ऑफेंस के बारे में इसको बताया गया है। ये तो हो गई प्राइमरी चीज़। इसके लिए आपको बेयर एक्ट पे मेहनत करना चाहिए। बेयर एक्ट के इंडेक्स पे आपको पकड़ बनाना चाहिए और इंडेक्स में चैप्टर पे आपको निश्चित रूप से पकड़ बनाना चाहिए। यही सफलता का सबसे पहला पैदान होगा और ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से एक बार में आप क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पे तो आपको वहाँ 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार का फेल विद्यार्थी मिलेगा और उनकी कोशिश होती है कि उनके बगल में जो हो एक ग्रुप क्रिएट किया जाए। आप जानते हैं कि ओपन बुक सिस्टम है तो वहाँ क्या होता है कि सब आदमी किताब से खोजते रहते हैं। तो जो अगल बगल में हुआ करते हैं उनका सिद्धांत ये होता है 1 से 25 तक मैं खोजता हूँ, 25 से 50 तक तुम खोजो, 50 से 75 तक वो खोजेंगे। लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं हूँ और मैंने इसके फेवर में नहीं रहा, इसी का रिज़ल्ट हुआ
कि एक बार में क्रैक हो गया। जब हम वहाँ गए तो एक फ्रस्ट्रेशन का दौर चलता है। फ्रस्ट्रेशन का दौर जब आप देखेंगे, एक अच्छे सूट बूट पहने हुए अच्छे जवान किस्म के एक साल लगे कि वह पढ़े लिखे हैं, और वो जब अपना रास्ता बताएंगे तो कहेंगे 4 बार से फेल कर गए, 3 बार से फेल कर गए। उस पॉइंट पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, वो आपके मोरल को तोड़ता है। आपकी जो एनर्जी है एक्टिव मोड में, उसको डीएक्टिव करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो सिचुएशन का हो या फिर जो भी हो। उस स्थिति पे आपको ध्यान नहीं देके अपना जो है खुद का एक विश्वास पैदा कीजिए, और उस विश्वास के तहत आप एक बार में क्रैक करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सिर्फ आप ये करें, बेरख पे पकड़ बनाएं। तो मैं सीधा अगर शब्द में कहूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव रूप में हो या जिस भी रूप में हो। ठीक है, उसमें अनुच्छेद सेक्शन वगैरह जो भी है। ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी आपको जानना चाहिए। उसके बाद आपको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये तीनों को जितना से ज़्यादा आप कवर कर सकते हैं, वो तो आपको फ़ायदा एआईबी में करेगा ही। लेकिन एआईबी के अलावा अगर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस आप कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप कोर्ट के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस देके एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं और लोगों के नज़र में आ सकते हैं। आपके अंदर ऐसा लगेगा कि ज्ञान रूपी जो है फूल खिल चुका है। ठीक है, उसके बाद टैक्सेशन है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, मैरिज एक्ट है, मैरिज में हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम है। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है आप बेयर एक्ट से अगर कंप्लीट करते हैं, एआईबी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये निकालना बहुत ही आसान है और एकदम एक बार में आप निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ इंडेक्स पे मेहनत करना है, इंडेक्स, और दूसरी बात एग्ज़ाम हॉल के अंदर ग्रुपिंग से बचना है। एआईबी से संबंधित जो भी जानकारी आपको और ज़्यादा प्राप्त करनी है, आप निश्चित रूप से कमेंट करें, मेरा सहयोग आपके साथ है। ठीक है, और आप अपना सहयोग के रूप में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे को भी सुनाइए। ज्ञान एक ऐसा चीज़ है, आप इसका जितना ज़्यादा फैलाव करेंगे उतनी ज़्यादा इनकी जो है मतलब वृद्धि होती जाएगी। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय से आती है। कहने का सेंस ये हुआ, विद्या तो विनय से आती है, लेकिन विद्या का जितना ट्रांसफ़र होता जाएगा उतनी ज़्यादा ये भी डेवलप होती जाएगी। ऐसा एक मानव जीवन का सेंस होना चाहिए। यथासंभव कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप विद्या का दान कर सकें, वो बहुत ही अच्छा है, मानव के लिए भी, मानव धर्म के लिए भी, ह्यूमैनिटी के लिए भी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।